नमस्ते बच्चों। क्लास 11th में हम जो अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे उसमें मैंने बही खाता और लेखांकन जो है वो दोनों आपको समझा दिए, उनकी लाभ हानि वगैरह सब अपन ने देख लिए। यहाँ पर आपको पुस्तक में दोनों के बीच में अंतर दिए हुए हैं, इन अंतरों को भी अच्छे से पढ़कर याद करिएगा। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखिए, नई शिक्षा प्रणाली जो आपके सामने आई है ये आपको ऐसा लग रहा है कि आप घर में बैठ के हल करने का हमें मौका मिल रहा है तो बड़े आसानी से हम हल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, टीचर जो समझा रहे हैं उसको आपको समझना पड़ेगा, घुमा फिरा के प्रश्न आएंगे आपको, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है और हमें क्या उत्तर लिखना है। इसका भी विशेष आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी पुस्तक में जैसे अध्याय 1 है लेखांकन का परिचय जो दिया हुआ है, इसको आप 1 नहीं 2 नहीं 3 4 बार पढ़ेंगे, इसका भी आप ध्यान रखें। आपके जो साथी लोग हैं उन लोगों को भी बता दें आप कि ऐसा करना है, जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उन्हें भी बताइएगा। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे विद्यार्थी जो 10th में सप्लीमेंट्री या पास हो गए हैं लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि नहीं हम तो आराम से एडमिशन करा लेंगे, ऐसा नहीं है। शीघ्र आप लोग एडमिशन करवा लीजिए, अन्यथा आप परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। 11th ही नहीं 12th की परीक्षा से भी वंचित रह जाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आज हम लेखांकन के लाभ के बारे में चर्चा करेंगे कि आप खुद सोच लीजिए कि आप व्यापारी हैं, आपने साल भर व्यापार किया और ईमानदारी से आप अपना लेखा जोखा रखते हैं, तो उससे आपको क्या क्या लाभ होंगे। पहला लाभ दिया हुआ बेटा कर निर्धारण में सहायता। देखिए जब आप बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस जब आप करते हैं तो गवर्नमेंट ने एक सीमा लगा दी है कि 1 लाख से ऊपर की यदि आपकी आय शुद्ध आय हो रही है, बचत हो रही है, तो उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर यदि आप हिसाब अच्छे से रखेंगे तो स्वाभाविक है आपको टैक्स निर्धारित जब होगा आपको, तो आपको मालूम होगा कि आपको कितनी बचत हुई और आपके ऊपर सही टैक्स लगा है या नहीं, कहीं ज्यादा तो नहीं लग गया। यदि हिसाब रखेंगे तो पता लग जाएगा, अन्यथा नहीं लगेगा। स्मरण शक्ति में सहायक, याददाश्त शक्ति में सहायक। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए इसमें ये बताया गया है कि भैया हमारा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है ना, तो आज के दिन हमारे यहाँ पर जो सौदे हुए हैं, 1 साल बाद यदि आपसे पूछा जाएगा कि भैया 1 जनवरी को आपके यहाँ क्या क्या माल खरीदा बेचा था, तो आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपके पास यदि लिखा हुआ रखा है तो आप आसानी से बता देंगे। इस तरीके से अच्छा, तीसरा पॉइंट दिया हुआ न्यायालय में प्रमाण। देखिए व्यापारी और व्यापारी के बीच में आपस में विवाद हो जाते हैं कई बार, तो मामला कोर्ट तक के पहुंच जाता है। तो कोर्ट में आप तभी जीतेंगे जब आपके पास लेखा जोखा होगा, आपके पास प्रमाण होगा तो आप जीत जाएंगे, नहीं तो आपके पैसे होने के बाद भी आप हार जाएंगे, है ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो चौथा पॉइंट दिया हुआ, व्यापार बेचने में सहायक। यदि आप अपने व्यापार का पूरा लेखा जोखा रखते कि मेरे यहाँ फर्नीचर कितने का, माल कितने रुपए का है, भवन कितने रुपए का है, मशीनें कितने रुपए की लगी हैं, सारा हिसाब यदि आपके पास है, और खुदा ना खास्ता यदि कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आपको खड़े से व्यापार बेचना है, तो बड़े आसानी से आप व्यापार को आसानी से बेच पाएंगे, क्योंकि आपके पास हर चीज लिखी हुई रखी हुई है। ऋणों की वसूली, है ना, अगला पॉइंट आ रहा है। तो ऋणों की वसूली में ये बताया गया कि भैया आप यदि लेखा जोखा रखते हैं, जिनको भी आप उधार देते हैं, है ना, नकदी में उधार दे रहे हो या माल उधार दे रहे हैं, तो ये तो ऋण हो गया। तो ये ऋण की वसूली आपके पास लेखा जोखा यदि है तो आप आसानी से ऋणों की वसूली कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कर्मचारियों पर नियंत्रण। उन्होंने बोले सर लेखा शास्त्र से कर्मचारियों पर नियंत्रण कैसे स्थापित हो जाएगा? वाह, क्यों नहीं होगा। यदि आप एक एक बात को लिखते हैं, अपने बिजनेस से संबंधित जितने भी मौद्रिक व्यवहार होते हैं उनको आप लिखते हैं, हिसाब किताब उसका लिख कर रखते हैं, तो जो ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो नौकरों के भरोसे चलते हैं, तो वहां पर आप शाम को आके मिला सकते हैं ना कि आपके यहाँ कितनी रोकड़ आई और कितनी रोकड़ गई, वो तो लिखा मिल जाएगा ना। और इतनी रोकड़ बची है तो रोकड़ पेटी में उतने पैसे मिलना चाहिए।
यदि नहीं मिल रहा है इसका मतलब कर्मचारी गड़बड़ कर रहा है, तो आसानी से पकड़ाया जाएगा, तो कर्मचारी पर नियंत्रण हो जाएगा। इसके बाद लाभ हानि का ज्ञान, जैसे विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है ना, वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट देखता, आपने 10th का रिजल्ट देखने बेसब्री से इंतजार रहता है, पास होंगे फेल होंगे सप्लीमेंट्री आएगी। वैसे ही एक व्यापारी जब हिसाब किताब रखता है तो वो ये वाली बात को ध्यान में रखता है कि भाई साल के अंत में उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उसके लाभ में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही, इसका ज्ञान उसको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। मतभेदों के निपटारे में सहायक, विवाद के निपटारे में सहायक। देखिए, मैं यदि मान लो व्यापारी हूं और आप भी व्यापारी हैं, आप मेरे से माल खरीद कर लेके जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने मेरे से 5,000 का माल लेकर गए, है ना, और आपने अपनी बुक में 500 रुपए लिख लिया, उधारी में ले गए आपने, तो मैं तो आपको वसूली के लिए फोन करूंगा या चिट्ठी लिखूंगा तो 5,000 रुपए चुकाओ करके लिखूंगा, और आप बोलोगे नहीं सर हमारे ऊपर तो 500 ही रुपए बाकी हैं, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि भैया एक काम करो, जो हमने बिल फाड़ कर दिया है उससे मिलान कर लो। तो आप आपस में लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं, लिखा जुखा है तो विवाद का निपटारा हो जाएगा। इसके बाद अगली बात बताई गई है निर्णय लेने में सहायक। देखिए, हम सालों साल का हिसाब यदि लिख कर रखते हैं तो हमको डिसीजन लेने में बड़ी सहायता हो जाती। कैसी सहायता हो जाती? जैसे पिछले साल हमने कितने रुपए का माल परचेस किया था तो पता लग जाएगा, तो इस साल हमको कितने रुपए का माल परचेस करना है पता लग जाएगा। पिछले साल हमारा बिजली का बिल में खर्चा कितना हुआ था तो इस बार कितना खर्च होगा ये भी पता लग जाएगा। तो हिसाब रखेंगे तभी ना पता लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। इसके बाद है तुलनात्मक अध्ययन करने में सुविधा। तुलनात्मक अध्ययन करने में सुविधा, हम हमारे बिजनेस में हर साल का हिसाब यदि रखते हैं व्यवस्थित, तो हम पिछले साल की तुलना इस साल से कर सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में हम आगे बढ़े हैं या फिर पीछे हो गए हैं। एक सा बिजनेस करने वाले यदि हमारा कोई व्यापारी मित्र है जो हमारे समान बिजनेस करता है तो हम उसके साथ भी अपना तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी कमियों को लगा के पता लगा के दूर कर सकते हैं। इस तरीके से हमने व्यापारियों को होने वाले लाभ देखे। इसके बाद आप देखेंगे सरकार को होने वाले लाभ। अब देखिए सरकार को क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए सरकार का भी सीधे आपसे कनेक्शन है, क्योंकि सरकार को आपसे रोकड़ मिलती है टैक्स के रूप में, उसी से तो देश चलता है। तो अब यहां पर देखिए सरकार को लाभ जो है, पहला करारोपण में सुविधा। सरकार जो आपके ऊपर टैक्स लगाती है वो आपके द्वारा लिखा हुआ सामान, वो लिखा हुआ हिसाब किताब ही देखकर आपके ऊपर टैक्स लगाती है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वित्तीय स्थिति का ज्ञान। यदि हम हमारे बिजनेस की सारी वित्तीय जानकारी अपने लेखा पुस्तक में लिख कर रखते हैं कि हमारे पास फर्नीचर कितना है, मशीन कितनी है, भवन कितने रुपए का है, तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है या नहीं, इसका ज्ञान जो है सरकार को भी होते चला जाता है कि हमारे देश के उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं या नहीं। वित्तीय सहायता स्वीकृत करने में सहायता, कई बार हमारे को सरकार से भी ऋण मिलते हैं। जब हम उद्योग धंधे करते हैं ना तो सरकार उद्योग धंधे के प्रोत्साहन के लिए ऋण देती है कम ब्याज दर पर। तो एकदम से आप ऐसे थोड़ी ना बांट देगी आपको, आपसे बोलेंगी आप हिसाब बताओ। यदि आपकी प्रोग्रेसिव कारखाना है, कंपनी है, तो आपको बड़ी आसानी से सहायता मिल जाएगी, अन्यथा सहायता नहीं मिलेगी। राष्ट्र की प्रगति का ज्ञान, अगला पॉइंट आ रहा है कि देश की प्रगति का ज्ञान। देखिए सरकार संपूर्ण देश के व्यापारियों का लेखा जोखा सरकार के पास पहुंचते चला जाता है। उससे सरकार को ये पता लग जाता है कि हमारे देश के व्यापारी लोग जो है वो तरक्की कर रहे हैं या नहीं, कहाँ पिछड़ रहे हैं, कहाँ नहीं पिछड़ रहे हैं। सरकार उस हिसाब से सुधार काम भी करती है, तो हमारे देश की राष्ट्रीय प्रगति का ज्ञान भी हो जाता है। लाइसेंस देने का अधिकार। देखिए आजकल तो लाइसेंस 5 उद्योग के लिए ही है, और शायद आगे चल के 2 या 3 उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था रहेगी। तो लाइसेंस लेने के लिए हमारे को आवश्यकता पड़ती है, हिसाब किताब दिखाना पड़ता है, तभी हमें लाइसेंस मिलता है, अन्यथा लाइसेंस नहीं मिलता। मूल्य नियंत्रण। देखिए सर, आप हिसाब किताब लिख कर रख रहे हैं, अनावश्यक व्यापारी लोग महंगाई बढ़ाने लगते हैं, तब सरकार देखती है कि ये पुस्तक जो है वो 12 रुपए की बनकर तैयार हुई, चलो भाई आप अपना लाभ जोड़ लो, इसमें 8 रुपए 20 रुपए में बेच दो। अब इसको 100 रुपए में बेचोगे यदि आप, तो उपभोक्ता का शोषण कर रहे हैं महंगाई बढ़ाकर। तो सरकार उस समय कठोर निर्णय लेती है ये सब चीजें देखकर। इसके बाद है अगला विनियोजकों को लाभ।
विनियोजक माने क्या होता है ये समझिए। विनियोजक माने होता है धन लगाने वाला, पैसा लगाने वाले को विनियोजक कहते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मेरा ये पुस्तक बनाने का कारखाना है और मैं अकेला इसका मालिक हूं। अब बहुत से लोग ऐसे होते कि उनने बोले यार ये व्यक्ति का कारखाना है, अच्छे से चल रहा है, ईमानदार है, तो वो खुद ऑफर करते हैं कि भाई हम आपके बिजनेस में पैसा लगा देते हैं, आप हमारे को प्रॉफिट्स में से दे देना जो भी हिस्सा बनेगा, है ना। तो उनको जो पैसा लगाते हैं ना उनको कहते हैं विनियोजक। तो विनियोजक भी ऐसे ही आपको पैसे दे देंगे क्या, आपका हिसाब किताब देखेंगे। यदि आपका प्रोग्रेस करने वाला बिजनेस है तो आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद दिया है कर्मचारियों को लाभ। देखिए बड़ी बड़ी कंपनी, कारखाने, इनमें काम करने वाले कर्मचारी भी आजकल बड़े सजग हो गए। वो भी हमारा लाभ हानि खाता देखते हैं और लाभ हानि खाता देखने के बाद बोलते हैं कि साहब आपकी ये कंपनी जो है ये तो बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रही है और आपकी तरक्की तो हो रही है, हम लोगों की भी तनख्वाह वेतन बढ़ाया जाए, बोनस दिया जाए। तो ये कर्मचारियों को इस तरीके के लाभ होते हैं। इस तरीके से हमने लेखांकन जो है उसका परिचय देखा। अब इसके बाद लेखांकन की सीमाएं या दोष भी आता है। पाठ आपका काफी बड़ा है और बहुत जल्द खत्म नहीं होगा। पुस्तक को ध्यान से आप पढ़ेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।